देखिए, गांधी जी का पूरा विचार एक टोटलिटी में समझा जा सकता है। वो कंपार्टमेंटल नहीं है। न्याय, नीति और नियत, इन तीनों चीजों की धीरे धीरे दुनिया भर में उपेक्षा हो रही है। कमजोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत हम याद कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो शायद हम सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में। उनके स्वराज की जो परिकल्पना है, उनके स्वराज का जो आइडिया था, उसमें एक उसका हिस्सा था कि हर हाथ को काम मिले, और वो काम ऐसा हो जिसमें वो शोषित नहीं, वो सताया नहीं जा रहा। गांधी जिस समावेशीकरण की बात करते थे, उसमें हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ, तमाम मानवाधिकारों के साथ, मनुष्य होने की वजह से उसको वो तमाम सम्मान मिलना चाहिए जो किसी भी पहचान वाले व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिल सकता है। इसमें किसी के साथ कोई भेद नहीं होना चाहिए। आज जो दुनिया के पर्यावरण पर संकट आया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आप गहराई से देखें तो ये सारी बातें गांधी की उन्हीं चिंताओं पर निर्भर थी। मनुष्य सभ्यता के इतिहास में जो विकास क्रम चला, उसमें कुछ पहचान दबाए सताए जाते रहे। मित्रों को ये जरूर दो किताब है जो पढ़ लेनी चाहिए। एक किताब का नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, जेसी कुमारप्पा की लिखी हुई है, वो गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे। और दूसरी किताब है ईएम सुमाकर की लिखी हुई स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यह एक सच्चाई है कि हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं, जिस ढांचे के भीतर हैं, उसमें ताकतवर लोग और ताकतवर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। नमस्कार आप सभी सुधी दर्शकों को। आप हमारे साथ जितने भी फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ऐसे महापुरुष को, एक ऐसे युग पुरुष को शत शत श्रद्धांजलि हमारी, जिन्होंने इस दुनिया की दिशा और दशा दोनों बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम यानी इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन आइडिया लेकर आया है एक बहुत ही एनरिचिंग सेशन, एक ऐसा सत्र जहां पर हम गांधी जी के विचारों को, उनके वैल्यूज को, उनके विजन को न सिर्फ समझेंगे बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच आज के दौर में उनकी क्या हो सकती है उसकी बात करेंगे। गांधी ऑन इंक्लूजन डाइवर्सिटी पर गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ, जैसा हम पहले ही आपको परिचय दे चुके हैं अपने फेसबुक पेज पर, दो बहुत ही काबिल कहिए या जो गांधी पर जिन्होंने काम किया है और गांधी पर जिन्होंने किताबें लिखी हैं और संस्थान चला रहे हैं, वो हमारे दो ऐसे वक्ता हमारे साथ हैं जिनसे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे वक्ता आज जो हमारे साथ है उनका पहले परिचय ले लें और उसके बाद फिर हम सत्र की शुरुआत करेंगे। राजीव रंजन गिरी जी राजधानी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में प्राध्यापक हैं। राजीव रंजन जी बिहार के एक गांव भारा, जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है, वहां जन्मे और उन्होंने अपनी पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई वहां पर की। उसके बाद जेएनयू नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में एमए और एमफिल दोनों पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की यानी डॉक्टरेट की पढ़ाई की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में उनकी पढ़ाई रही है, तो हिंदी साहित्य में उनका कार्यक्षेत्र भी है। उन्होंने तद्भव, आलोचना, प्रतिमान, वाक, वागर्थ, हंस, आकार जैसी नामी गिरामी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आलोचनात्मक निबंध और अनुवाद लेखन किया है। उन्होंने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति जो राजघाट में है, उनके हिंदी और अंग्रेजी कि जो जर्नल निकलता है, अनासक्ति दर्शन,
उसके भूदान विशेषांक का संपादन किया है। और गांधी दर्शन की जो मासिक पत्रिका है अंतिम जन, उसका 3 वर्षों तक संपादन भी किया है। उन्हें आलोचनात्मक लेखन के लिए विद्यापति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी इसके अतिरिक्त उनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं, उनकी जो वो है अथ साहित्य पाठ और प्रसंग, संविधान सभा और भाषा विमर्श, लघु पत्रिका आंदोलन, सामंती जमाने में भक्ति आंदोलन, 1857 विरासत से जिरह, प्रेमचंद संपूर्ण बाल साहित्य, गांधीवाद रहे न रहे एवं पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित 5 संपादित पुस्तकें हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम उनका बहुत स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आइडिया के प्रोग्राम मैनेजर जुड़े हुए हैं निखिल सर। मैं अब आग्रह करूंगा निखिल सर से कि एक बार जो भी हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे वक्तागण हैं, उनका स्वागत करें आइडिया की तरफ से। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आइडिया के बारे में जानेंगे, फिर सीधे जो हमारे बीच में गणमान्य वक्ता हैं उनको हम सुनेंगे। निखिल सर। गांधी जयंती की शुभ संध्या पर हम गांधी और इंक्लूजन परिचर्चा में सभी श्रोता जो जुड़े हैं उनका स्वागत है। इस अवसर पर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनका स्वागत है। राजीव सर हमारे बीच हैं। जैसा विनय भाई ने परिचय करवाया कि गांधी जी के जो सत्याग्रह की जो महत्वपूर्ण शुरुआत बिहार राज्य से हुई, वहाँ इनकी पैदाइश है, वो कर्मभूमि रही है सर की। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस पूरी परिचर्चा में, और हमें पूरा विश्वास है कि ये परिचर्चा बहुत ज्ञानवर्धक रोचक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल सर स्वागत करने के लिए। काफी लोग हमारे साथ ऑलरेडी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं, आपके सवाल भी हैं। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक बार जो हमारे साथ गणमान्य वक्ता हैं वो अपनी बात जब पूरी कर लेंगे फिर हम आपके सवाल लेंगे। इससे पहले कि मैं सर के पास जाऊं, राजीव सर के पास जाऊं और हम इस विषय पर एक विस्तृत कैनवास पर हम जान सकें, उससे पहले संक्षिप्त रूप में हम आइडिया को जान लेते हैं। इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन आइडिया एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ हम भारत को एक समावेशी, एक इंक्लूसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए एडवोकेसी, कम्युनिकेशन और रिसर्च, इस पर भी हम काम करते हैं और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी वर्चुअली ही सही हमारे जो पहले जो वक्ता हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करें। राजीव रंजन सर, आपका बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और हमारे बीच में आए। आपसे अब मैं गुजारिश करूंगा कि गांधी ऑन इंक्लूजन, गांधी जी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और पूरी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। आपने उन पर शोध भी किया है और किताब भी लिखी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि गांधी का सर्वोदय को लेकर, इंक्लूजन को लेकर, समावेश और विविधता को लेकर जो विचार थे वो क्या थे और उन्हें हम आज के समय में कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और खासकर क्योंकि हमारे ज्यादातर जो दर्शक हैं वो दिव्यांगजन है, तो डिसेबिलिटी के फील्ड में इंक्लूजन और डाइवर्सिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस बारे में उनके विचारों से, उनके आदर्शों से, उनके वैल्यूज से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ओवर टू यू सर। नमस्कार, मैं आइडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके प्रिय शिष्य लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आपके साथ कुछ बात साझा करने का अवसर प्रदान किया। मित्रों, हमारा समाज, हमारा देश और पूरी दुनिया विविधताओं की खूबसूरती से लैस है। पूरी दुनिया के स्तर पर हम देखें तो जितनी विविधताएं होंगी, अगर आप किसी एक मुल्क में, एक राष्ट्र में उसकी नुमाइंदगी या उसके प्रतिनिधित्व के तौर पर खोजने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान, भारत एक सुंदर नमूने के तौर पर दिखेगा। भाषा की विविधता, संस्कृति की विविधता, धर्मों की विविधता,
और इससे जुड़े रहन सहन, संस्कार, परवरिश के तरीके, इन तमाम स्तरों पर विविधता हमारे यहाँ है। और ये विविधताएं अगर खूबसूरती प्रदान करती हैं तो कई मौकों पर यह संकट का कारण भी बनती है। क्योंकि हम में इतना फर्क होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें से, इन विविधताओं के आधार पर हमारी कुछ पहचान निर्मित होगी, हमारी अस्मिता, हमारी आइडेंटिटी इन विविधताओं के कुछ तत्वों से बनेगी। मसलन मैं अगर ऐसे कहूं अपने आप के उदाहरण से, तो मैं एक भारतीय हूं, मैं एक बिहारी हूं, मैं एक हिंदी भाषी हूं, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, मैं गांधी के विचार में यकीन करता हूं, मैं पुरुष हूं। ये जितने मैंने बातें बताई, ये मेरी पहचान को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। अब ये तमाम पहचान एक व्यक्ति के हैं, ये तमाम पहचान एक ही व्यक्ति के भीतर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। इन पहचानों में कोई टकराव नहीं है। पर जब हम भौतिक दुनिया में रहते हैं तो कई दफे हो सकता है कि इनमें से किसी एक पहचान के आधार पर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को वरीयता मिले या मेरे जैसे किसी व्यक्ति की उपेक्षा हो। यानी इनमें से किसी एक पहचान से मुझे शक्ति मिल सकती है, तो इनमें से ही किसी एक पहचान से मुझे कमजोर किया जा सकता है, मुझे सताया जा सकता है। तो दुनिया में अलग अलग पहचान, अगर हम रंग का एक उदाहरण लें तो हम तमाम काले लोगों पर गोरे लोगों के आधिपत्य का लंबा दौर रहा है और इसको लगभग मान्यता मिलती रही है, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर। गांधी जिस समावेशीकरण की बात करते थे उसमें हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ, तमाम मानवाधिकारों के साथ मनुष्य होने की वजह से उसको वो तमाम सम्मान मिलना चाहिए जो किसी भी पहचान वाले व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिल सकता है। इसमें किसी के साथ कोई भेद नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने हम में से किसी के साथ, कुदरत ने, ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेद नहीं किया है। हम लोगों ने इनमें से कई पहचानों को गढ़ा है, बनाया है। कुछ पहचान प्रकृति और भूगोल के द्वारा निर्मित है, तो कुछ पहचान हम मनुष्यों के द्वारा तय किया गया है। मनुष्यों ने जो पहचान बनाया है, उस पहचान के आधार पर कुछ मनुष्यों को सताने का काम करते हैं, या प्रकृति के द्वारा बनाए गए पहचान के आधार पर भी कुछ लोग कुछ पहचान को, कुछ अस्मिता को दबाने, सताने का काम करते हैं, उन पर हिंसा करते हैं या उस पहचान को कुचलने का काम करते हैं। आप चाहें तो तमाम समानताओं, लोकतंत्र और आधुनिकता के बावजूद दुनिया में स्त्री की पहचान पर पुरुष की पहचान को वरीयता हासिल है और लंबे समय तक महिलाएं प्राकृतिक पहचान की वजह से दबाई, सताई जाती रही हैं दुनिया भर में। गांधी जैसे लोग और ऐसे तमाम लोग जो समता में यकीन करते हैं, जो इन पहचानों की विविधताओं में यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि इन पहचानों के बावजूद सभी लोग एक ही ईश्वर की, एक ही कुदरत की संतान हैं, वे इन पहचानों को रेखांकित करने के बावजूद किसी भी आधार पर किसी एक पहचान के साथ
किसी भी किस्म की हिंसा को अस्वीकार करने की सीख देते हैं। मनुष्य सभ्यता के इतिहास में जो विकास क्रम चला उसमें कुछ पहचान दबाए सताए जाते रहे। मसलन 17वीं 18वीं सदी का उदाहरण लें तो हम तमाम हिंदुस्तानियों की पहचान पर अंग्रेजी सत्ता और गोरे लोगों की पहचान को वरीयता मिली और हम लोग लंबे समय तक इसी नाम पर दबाए गए, गुलाम बनाकर रखे गए। हिंदी के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक सवाल पूछा था 19वीं सदी में, होयहि मनुष्य ही क्यों भये हम गुलाम वे भूप, कि हम सभी लोग मनुष्य हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम गुलाम बनाए जाते रहे हैं और वे भूप बनाए जाते रहे हैं, राजा बनाए जाते रहे हैं। यानी हमारी पहचान गुलाम के तौर पर क्यों हो रही है और उनकी पहचान राजा के तौर पर क्यों हो रही है, जबकि हम सभी मनुष्य हैं। पहचान के आधार पर जब से भेद किया जा रहा है इतिहास के आरंभ से, हर दौर में उसी दौर से उसको चुनौती देने का उदाहरण भी मिलता है, उसके खिलाफ संघर्ष करने का उदाहरण भी मिलता है, उसको मिटाने की कोशिश भी मिलती है। उसी कोशिश की फेहरिस्त में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका आज जन्मदिन है, मोहनदास गांधी। इस व्यक्ति की पहचान ही दुनिया में बनी, या आज हम लोग इनको याद ही सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि इन्होंने रंग के पहचान पर या उपनिवेश के आधार पर जो ढांचा खड़ा किया गया, जो गुलामी पैदा की गई, उस पहचान को इन्होंने चुनौती दी। समावेशी की बात को अलग अलग हिसाब से इन्होंने स्वीकार करने की बात की। मेरी बातचीत का एक हिस्सा यह है। अब चूंकि भौतिक संसाधन सीमित हैं और हम सभी जानते हैं कि ताकतवर समूह अपने से अशक्त या किसी भी वजह से थोड़े जरा कमजोर समूह पर अधिकार कर लेता है, और इसको एक हद तक पहले के जमाने में मान्यता भी मिली हुई थी। इसको खारिज करने का काम कुछ लोगों ने किया। मसलन अगर कुदरत ने हम में से कुछ व्यक्तियों को किस शरीर के किसी एक अंग को कमजोर बना देता है और जिनके पास अंग है वो उस लिहाज से उस पर मजबूत हैं, तो पहले के हिसाब से माना जाता रहा कि मजबूत जो सरवाइव करेगा, जो फिटेस्ट होगा, वो बाकी लोगों को कुचलते हुए आगे चला जाएगा। गांधी जैसे लोगों ने यह समझ दी कि यह तो जंगल का कानून हुआ, यह तो मनुष्यता की बात नहीं हुई। हम में और जानवरों में फिर फर्क कहाँ रहा कि अगर हमने किसी का छीन कर, अगर हमने किसी के हक को मारकर उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर अपने को समृद्ध किया, तो यह मनुष्यता की बात नहीं हुई। तब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि फिर नियम को बनाया कैसे जाएगा। इतिहास का एक किस्सा है कि गांधी एक यात्रा पर थे और उनको एक किताब मिली, अनटू द लास्ट, रस्किन की लिखी हुई किताब थी। इस किताब को पढ़ने में वे इतने लीन हुए कि पूरी किताब खत्म करने के बाद ही छोड़ पाए, और उन्होंने तय किया कि मैं अपनी भाषा में इसका तर्जुमा करूं, और उसका तर्जुमा उन्होंने सर्वोदय के नाम से किया, जिसमें सभी का उदय हो, सभी के कल्याण की बात हो। पर जब जब हम सबके कल्याण की बात करते हैं तो जरा सोचिए, सबसे ताकतवर व्यक्ति के कल्याण और सबसे कमजोर व्यक्ति के कल्याण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जो व्यक्ति अपने नौकरों का शोषण कर रहा है, उसका कल्याण और मालिक के कल्याण के बीच सामंजस्य बनाने का पूरा हुनर या उसकी पूरी तरकीब दुनिया भर के दार्शनिक अलग अलग तरीकों से करते रहे हैं। गांधी ने जो तरीका सुझाया वही सर्वोदय या अंत्योदय के नाम से जाना गया।
अब इसमें मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो दिमाग से मेहनत करते हैं और जो शरीर से मेहनत करते हैं, इनके बीच एक बड़ी खाई है। गांधी ने अपने सर्वोदय की धारणा में इन दोनों की खाई को पाटने का काम किया। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के लोग अपने अपने हिसाब से समाज का काम ही कर रहे हैं। उदाहरण दिया वकील का जो बिल्कुल दिमागी काम करता है और नाई का जो मेहनत का काम करता है, और इसके लिए अनिवार्य बताया कि हर दिमाग का काम करने वाले व्यक्ति को कुछ शरीर का काम भी करना चाहिए, ताकि शरीर से मेहनत करने वाले लोग को हे कमतर ओछा नहीं समझा जाए। आप ऐसे देखिए, दुनिया भर में गंदगी फैलाने वालों को श्रेष्ठ माना गया है और उसकी सफाई करने वाले को हेय माना गया है, और धीरे धीरे इसका संस्थानीकरण, जाति व्यवस्थाकरण, समाजीकरण कर दिया गया है। समावेशीकरण या सर्वोदय की धारणा इसके खिलाफ जाती है। वह बताती है कि आप गंदगी फैला रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ नहीं हो सकते, और सफाई का काम भी आप सबको करना ही होगा, करना ही चाहिए। तो यह एक बात हुई इसके। पर सारा तनाव कायम है कि वर्चस्वशाली, ताकतवर और कमजोर लोगों के बीच के हित को कैसे बताया जाए। अमूमन होता यह है कि हम कैटेगरी बना देते हैं, कोटियां बना देते हैं कि ये इस कोटि के लोग हैं, ये इस कोटि के लोग हैं, और दोनों के बीच संघर्ष और तनाव का रिश्ता ही हो सकता है। संघर्ष और तनाव को लेकर भी सुलझाने की कोशिश दुनिया में हुई है। 1917 में रूस ने ऐसी एक बड़ी कोशिश की थी, पर उसी साल एक कोशिश बिहार के चंपारण में मोहनदास गांधी ने भी की थी कि क्या हम सहयोग, परस्पर करुणा, दया भावना के जरिए सहिष्णुता के साथ इस तनाव का हल निकाल सकते हैं। एक विचार है जो मानता है कि इसके जरिए हल नहीं निकल सकता, दोनों के हितों में संघर्ष होना लाजमी है, स्वाभाविक है। 100 साल बीत गए, अब हम कह सकते हैं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कि दुनिया की गति जिस तरफ बढ़ी उसने रूस वाले रास्ते को खारिज कर दिया, क्योंकि उस रास्ते में अंततः हिंसा को वैधानिकता, उसको मान्यता मिल रही थी, और जिस रास्ते को स्वीकार किया वह रास्ता अहिंसा का है, सत्याग्रह का है, कि आप शोषण भी मत करें और आप शोषित भी मत हों, चाहे जितने भेद हैं। ये अगर आप इसको चाहें तो हर क्षेत्र में लागू करके देख सकते हैं। भाषा के क्षेत्र में आप देखें तो भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी भाषा की वरीयता है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, जिस भाषा का आप नाम लें उसकी ताकत कमतर मानी जाती है, और ताकतवर समूह की भाषा कम लोगों की भाषा को मजबूत मानी जाती है, वरीयता हासिल है। सर्वोदय इनकी भाषा की भी चिंता करना सिखाता है। मूल रूप से अगर बहुत मुख्तसर में, बहुत संक्षेप में इसको समझा जाए तो गांधी सर्वोदय के जरिए समाज के आखिरी व्यक्ति की परवाह करते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था, गांधी उसके सदस्य नहीं थे। 200 से अधिक लोग संविधान बनाने के लिए बैठे हुए थे। उनकी तरफ से बाबू जगजीवन राम गांधी से मिलने गए, उनका आशीर्वाद लेने। गांधी ने उनको एक पुर्जा लिखकर थमाया और उसको कहा कि यह मेरा जंतर है, ताबीज है, जिसको हमेशा मूल्य के तौर पर, वैल्यू के तौर पर बांध कर रखना। उस ताबीज में लिखा हुआ था कि जब भी तुम कोई निर्णय करो तो समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचो। अब तक तुमने जिस
सर्वाधिक कमजोर व्यक्ति को तुमने देखा है, अपने जेहन में, अपने मस्तिष्क में उस व्यक्ति का ख्याल करो और यह सोचो कि तुम्हारे इस निर्णय से उस व्यक्ति के जीवन में कितनी खुशी आएगी, उसका जीवन कितना बदलेगा। यह एक मूल्य, यह एक सिद्धांत सर्वोदय के केंद्र में है, जिसमें हर तरह के शोषण और वर्चस्व को खारिज किया गया है। हिंदी के एक कवि हैं लीलाधर मंडलोई, उनकी एक कविता है कि अगर मेरे लिखे में दुख है, अगर मेरे लिखे में दुख है और सबका दुख नहीं, तो मेरे लिखे को आग लगे। यानी सबके दुखों को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए, अमीर के दुख को भी और गरीब के दुख को भी जो समझे। पर हम जिस जमाने में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जमाने में हैं, उसमें अमूमन जो प्रतिनिधि होते हैं वो अलग अलग समूहों की नुमाइंदगी करते हैं और वे अपने ही समूह के दुख को सबसे बड़ा दुख समझते हैं, वे अपने ही समूह के हित को सबसे जरूरी समझते हैं। आप चाहें तो इसे राष्ट्र के हिसाब से समझ सकते हैं कि हर राष्ट्र अपने ही हित को सबसे बड़ा सच समझता है। यही सबसे बड़ा संकट है। सर्वोदय की धारणा हमेशा कमजोर के पक्ष में बोलने, सोचने और आवाज उठाने की बात सिखाती है। यह बताती है कि इस धरती के संसाधन पर सबसे कमजोर लोगों का भी उतना ही हक है, और न सिर्फ लोगों का बल्कि मानवेतर प्राणियों का भी। यह सिखाती है कि हम मनुष्यों के भोग के लिए प्रकृति के बाकी अंग नहीं हैं। हम मनुष्यों की सुख सुविधाओं के लिए ही यह धरती, ये नदियां, ये पर्वत, ये हवा सब कुछ नहीं है। इस पर सबका हक है। यह सिखाती है हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारे धर्म ग्रंथों से मिले हुए मूल्य, जो संतोष और लालच और संतोष पर बल देता है, लालच और लोभ को नियंत्रित करके हमारी आवश्यकताओं को बांधने की बात करता है। मित्रों, हमारे देश में जहां हम हैं, इस भारत भूमि में, पहले के समय में बड़ा व्यक्ति वह माना जाता था जो सबसे कम उपभोग करता था। इसीलिए हम ऋषियों को बड़ा मानते थे, महान मानते थे, महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि वे सबसे कम लेते थे, उनकी जरूरतें सबसे कम थी। अब इतिहास ने एक दौर, एक पहिया घुमा लिया है। अब एक ऐसी धारणा बन गई है जिसमें लगता है कि बड़ा व्यक्ति वह है जो अधिक से अधिक उपभोग करे। हम तमाम नागरिकों को कंज्यूमर में बदल दिया गया है। गांधी के सर्वोदय की धारणा इस कंज्यूमर की धारणा के खिलाफ है। गांधी के सर्वोदय की धारणा मुनाफा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उनका तो आदर्श था कि किसी को भी 10% से ज्यादा मुनाफा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने 100 रुपए का कुछ उत्पादन किया तो आप उसकी कीमत 110 रुपए से अधिक नहीं रख सकते हैं। इतिहास की गतिकी ने इन तमाम चीजों को आदर्श के रूप में स्वीकारने के बावजूद मानने से इनकार कर दिया है। और यह एक सच्चाई है कि हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं, जिस ढांचे के भीतर हैं, उसमें ताकतवर लोग और ताकतवर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ से न्याय, नीति और नियत, इन तीनों चीजों की धीरे धीरे दुनिया भर में उपेक्षा हो रही है। कमजोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत हम याद कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो शायद हम सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में जो प्रकृति के तौर पर
जिनके साथ कुदरत ने अत्याचार किया है, या जिनको हमने कमजोर बनाया है, हमारे ढांचे ने, हमारी आर्थिक संरचना ने, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने जिनको कमजोर बनाया है, उनके बारे में भी हम सोचें। सर्वोदय की धारणा बताती है कि कमजोर को हमेशा वरीयता दी जाएगी। यह धारणा संघर्ष पर आधारित नहीं है, यह समन्वय पर आधारित है। यह विरोधों को तो स्वीकारती है, यह नहीं मानती कि दुनिया में कोई भेद नहीं है, पर उस भेद को मिटाने के लिए किसी का कत्ल कर दिया जाए, इसको नहीं मानती। भेद का खात्मा होना जरूरी है, पर मनुष्यता के रास्ते से। मैंने संभवतः अपनी बात संक्षेप में पूरी की। अब आपका कोई सवाल होगा, मैं अपनी बात कहूंगा। शुक्रिया एक बार फिर आपको, और आइडिया के मल्लिकार्जुन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही संक्षिप्त और सदैव सटीक बातचीत आपने। एक बड़ा कैनवास, न सिर्फ गांधी जी बट गांधी जी से पहले भी जहां से गांधी जी ने प्रेरणा ली वहां तक। सर सीधे सवालों पर आते हैं। एक स्टूडेंट का सवाल है, इंग्लिश में, मैं हिंदी में करता हूँ, कि मैं एक दिव्यांग स्टूडेंट हूँ और कई बार मैंने देखा है कि एक्सेसिबिलिटी यानी जो सुगम्यता है वो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो उसके लिए कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी बहुत मुश्किल होती है। तो इस ऐसे मौकों पर मुझे गुस्सा आती है और कई बार ये लगता है कि आई हैव टू फाइट फॉर इट, मुझे इसके लिए लड़ना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन गांधी जी हमेशा अहिंसा का मार्ग या सिर्फ ये सिखाते हैं कि आपको गुस्सा नहीं होना है, बहुत किसी दूसरे पर हिंसा नहीं करनी है, उस तरह का। तो मैं कंफ्यूजन में हूं कि मुझे इस तरह प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे क्या अपनानी चाहिए। सपोज दैट कि उन्होंने एक इंसिडेंट में मेंशन किया है कि कल ही मैं एक सिनेमा घर में गया, जो बहुत नाम तो लिखा है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन एक्सेसिबिलिटी वहां पर नहीं थी। तो एक बार उन्होंने शायद बोला होगा, बट उन्होंने नहीं सुना। जब उन्होंने गुस्से में और बहुत चिल्लाकर और दबाव बनाकर कहा, तो उन्होंने सुना। तो ऐसे दौर में एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होने के नाते, एक यंग युवा होने के नाते, गांधी जी के कौन से आदर्श इनको आज प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है साथी। गुस्सा होना लाजमी है, गुस्सा होना जरूरी भी है। गांधी जी इस गुस्से के रचनात्मक रूपांतरण, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप गुस्सा मत हो। अगर आप गुस्सा नहीं होंगे, मनुष्य के स्वभाव में गुस्सा होना है, आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आपको इसकी समझ है तो आपको गुस्सा होगा। अब पर मैं आपकी बात से ही जोड़ता हूं, जिस सिनेमा हॉल की आप बात कह रहे हैं। आप सोचिए जरा कि गुस्सा होकर अगर आप किसी की पिटाई करते, मारपीट करते, मार भी देते, तो क्या ये प्रवृत्ति, ये ढांचा बदल पाता जिसमें आपके जैसे तमाम लोगों की उपेक्षा होती है? गांधी जी इस भेद को स्वीकारते थे कि ये हो रहा है, इसके लिए गुस्सा होना जरूरी मानते थे, पर इस गुस्सा का रूपांतरण नफरत में ना हो, ये जरूरी कहते थे। आपने जोर से आप चीखे, चिल्लाए और आपको तात्कालिक हल मिल गया, पर क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस सिनेमा हॉल की व्यवस्था आपके जैसे तमाम लोगों के लिए भी बदल गई जो कल उस सिनेमा हॉल में आएंगे? यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। स्पॉन्टेनियस ढंग से आप चिल्लाकर तात्कालिक सुविधा आपने हासिल कर ली, पर गांधी का रास्ता होता कि ये लंबा रास्ता है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पर गांधी के पास कोई भी 2020 मैच जैसा रास्ता नहीं है। वो सब टेस्ट मैच की तरह है। गांधी के पास कोई भी एंटीबायोटिक की तरह उपाय नहीं है। वे कहते कि इस सिनेमा हॉल के इस धारणा को बदलो, और उसको बदलने के लिए आपके
जैसे बहुत लोगों को इकट्ठा होना पड़ता। आप फर्ज कीजिए कि कल आपकी तरह के 50 लोग और आपके हित में सोचने वाले 50-100 लोग अगर उस सिनेमा हॉल के पास जाएं, ये कठिन है, जोखिम है, समय लेने वाला है, टाइम टेकिंग है वाला काम है, फिर भी अगर वो जाएंगे तो हमेशा के लिए वो तब आवाज उठाएंगे तो हमेशा के लिए, भविष्य के लिए भी कुछ रास्ता निकलेगा। फौरी तौर पर आप उनके कॉलर को पकड़ के, आप उनको थप्पड़ मार के, आप उनको लाठी मार के, उनका सर तोड़ के, उनसे नफरत करके फौरी सुविधा हासिल कर सकते हैं। गांधी को, आपको तो कम से कम सिनेमा हॉल से उठाकर नहीं फेंका गया, गांधी को तो टिकट होने के बावजूद चलती ट्रेन से रात में ठंड में उठाकर फेंक दिया गया था। उनके भीतर भी गुस्सा था, गुस्सा आया तभी उन्होंने तय किया कि इस गुस्सा को शक्ति में बदल लेना है और आगे से कोई हमारी तरह का काला व्यक्ति न फेंका जाए, ये बदल देना है। आप यह कह सकते हैं कि सब लोग मोहनदास नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, पर अगर हम इस ढांचे को बदलना चाहते हैं, इसको अधिक मानवीय समतामूलक बनाना चाहते हैं कि किसी भी आपकी तरह के व्यक्ति, साथी, दोस्त, भाई बहन के साथ भविष्य में ऐसा न हो, तो यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जी सर, बिल्कुल। आई थिंक आपके इस जवाब में 2-3 सवाल और हल हो गए जो और लोगों के आए थे। क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है तो एक आखिरी सवाल सर संक्षिप्त में लूंगा। एक सवाल सर जो 1-2-3 लोगों ने बार बार रिपीट किया है, वो है कि गांधी जी ने स्वराज की बात कही और उसमें वो स्वराज को स्वरोजगार से जोड़कर देखते हैं और अलग अलग तरह से पूछे। उन्होंने कहा कि स्वराज और या स्वरोजगार की जब हम बात करें तो वो गांधी जी के समय से चल रहा है, उनके थॉट थे, लेकिन आज तक स्वराज और स्वरोजगार की राह में इतनी बाधाएं क्यों हैं? और अगर आज भी हम अगर चाहें, सरकारें, समाज और प्रशासन इनको छोड़ दें, तो व्यक्तिगत तौर पर एक युवा होने के नाते हम ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे कि हम स्वराज कहिए, स्वराज का एक छोटा सा पार्ट स्वरोजगार है जिस पर आइडिया भी काम करता है, जिसमें हमें मदद मिल सकती है। ये 2-3 सवालों को मैंने इकट्ठा करके आपको कर दिया है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गांधी जी का पूरा विचार एक टोटलिटी में समझा जा सकता है, वो कंपार्टमेंटल नहीं है। उनके स्वराज की जो परिकल्पना है, उनके स्वराज का जो आइडिया था, उसमें एक उसका हिस्सा था कि हर हाथ को काम मिले और वो काम ऐसा हो जिसमें वो शोषित नहीं हो, वो सताया नहीं जा रहा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि पूंजी यानी पैसा का उतना ही महत्व हो जितना महत्व मेहनत करने वाले का हो। मसलन अगर मैंने पैसा लगाया और एक संस्था बनाई और आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा और आपका शेयर बराबर बराबर हो, मुनाफा में हमारी और आपकी हिस्सेदारी बराबर बराबर हो। छोटे स्तर पर तो यह संभव है, पर ये जैसे विकराल होता जाता है, विराट होता जाता है, ताकतवर होता जाता है, तो मुनाफा में मेहनत करने वाले की हिस्सेदारी कम से कम की जाने लगती है और पैसे वाले की हिस्सेदारी बढ़ाई जाने लगती है। इसलिए गांधी ने एक संकल्पना विकसित की। उन्होंने कहा कि बड़ा जब भी तुम करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने हमेशा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, छोटे छोटे कल कारखाने जो 5-10 किलोमीटर की जरूरतों के आधार पर निर्मित हों, वैसी चीजों की बात की। फिर अब एक और चीज कि जब आप बड़े कल कारखाने लगाते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, महंगी तकनीक का इस्तेमाल होता है या जो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वो निगल जाता है छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वालों को,
जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो गांधी देश के स्तर पर ऐसा ढांचा बनाना चाहते थे, दुनिया के स्तर पर धीरे धीरे ऐसे ढांचे की परिकल्पना कर रहे थे, यानी एक अल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहे थे जिस पर दुनिया नहीं चली, हमारा देश भी नहीं चला, जिसमें टेक्नोलॉजी मनुष्य की सहायता के लिए तो हो पर मनुष्य को रिप्लेस करने के लिए नहीं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था सिलाई मशीन का, जो मनुष्य के कष्ट को दूर कर देता है पर मनुष्य को रिप्लेस नहीं करता। आप अगर टोटलिटी में देखेंगे तो यही कारण मिलेगा। जो जितने संकट आपको दिख रहे हैं मेरे दोस्त, वे इसलिए हैं कि दुनिया ने डेवलपमेंट के उस रास्ते को स्वीकार नहीं किया। दुनिया के ज्यादातर देश उस रास्ते पर नहीं चले। और जब आप इसकी तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया भर की नीतियां ताकतवर और पैसे वालों के हिसाब से बनाई जाती है, और अर्थशास्त्र का ट्रिकल डाउन का सिद्धांत, जिसमें ऊपर से रीस 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 कर नीचे कुछ आ जाता है, इस धारणा पर बनाई जाती है। अगर ये ढांचा बदल दिया जाता, वो बहुत कठिन हो सकता है, चमक वाला हो सकता है वो कि न हो, पर तभी सब कुछ हो सकता है, तभी सारे लोगों को काम मिल सकता है। आज जो दुनिया के पर्यावरण पर संकट आया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आप गहराई से देखें तो ये सारी बातें गांधी की उन्हीं चिंताओं पर निर्भर थी। आज दुनिया के कई कॉरपोरेट घराने की पूंजी संसार के कई देशों के जीडीपी से ज्यादा है। दुनिया के 90% से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों पर, नेचुरल रिसोर्सेस पर कुछ 1% लोगों का अधिकार हो चुका है। उस जमाने में हमारे आपके जैसे कमजोर लोगों को कुचलना होगा। इसलिए इसे समझते हुए इस ढांचे की बात करनी होगी, इसे करुणा वाला बनाना होगा, इसे दयावान बनाना होगा, और इस प्रक्रिया में किसी की हत्या नहीं करनी। ये सर्वोदय सिखाता है, और यह लोकतंत्र के जरिए ही संभव हो सकता है, जिसमें हम लोकतांत्रिक तरीके से सारे बदलाव को स्वीकार कर पाएं या बदल पाएं। जी सर, अब एक छोटा सा क्वेरी है, बार बार पूछ रहा है, अगर आखिरी अगर आपकी अनुमति हो। जी जी जी। बाकी और भी सवाल है, हालांकि इनके जवाब मिल गए। एक लॉ स्टूडेंट है हमारे साथ, अरविंद यादव, खुद पर्सन में डिसेबिलिटी भी है। उनका एक बहुत गांधी जी इतने सहज है ना कि बहुत सारे सवाल उनके सामने आ जाते हैं। उनका सवाल है कि गांधी जी के विचार और थॉट्स या वैल्यूज बहुत गाइडिंग है, मार्गदर्शन करने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन गांधी जी का फैसला पॉलिसी मेकिंग में खुद न रहना, क्या आपको लगता है कि ठीक था, या गांधी जी खुद क्यों नहीं पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने, चाहे वो संविधान का निर्माण हो, चाहे वो कानून बनाने की बात हो? तो ये इनका एक सवाल है सर आगे। अरविंद भाई, देखिए, दो तरह से समाज को बदलने का ख्याल दुनिया में रहा है। एक रहा है कि आप लोगों को बदलें, और एक है कि आप पॉलिसी के जरिए, कानून के जरिए ऊपर से लागू कर दें। क्या आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि जो जो कानून दुनिया में बन गए उनकी पालना समाज और व्यक्ति के तौर पर होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दहेज का कानून। गांधी यकीन करते थे जो लॉन्ग टर्म है, फिर कठिन रास्ता है वो, और ये रास्ता दुनिया भर के ऋषियों का रास्ता है, ये धार्मिक सिद्धांतों का रास्ता है कि हमें अंततः धीरे धीरे करके मनुष्यों को ही बदलना होगा। हमको समाज में जाकर उसको ताकतवर बनाना होगा, लोगों को बदलना होगा, इन बदलाव के लिए तैयार करना होगा। गांधी ने अपनी जिम्मेदारी इस तरफ ली थी। एक दूसरा रास्ता है जिसकी पढ़ाई आप कर रहे हैं, कानून के जरिए सब कुछ बदलना। दूसरे लोग उस तरफ गए थे। मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूं
कि असल में बदलाव दोनों के मिलने से होता है। लोगों के मन मस्तिष्क को बदलना होता है, जो गांधी का तरीका है, और पॉलिसी भी उस हिसाब से बनानी होती है। पर हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका अलग अलग तरीके से तय करते हैं। गांधी ने यह रास्ता अपनाया और लोगों के पक्ष में रहकर सत्ता को नियंत्रित, संचालित और ज्यादा उदार बनाने की कोशिश की। उन्होंने उन असंख्य लोगों की आवाज जो दब गई थी, उसकी नुमाइंदगी करने में अपना पक्ष देखा था। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं मित्रों को, ये जरूर 2 किताब है जो पढ़ लेनी चाहिए। एक किताब का नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, जेसी कुमारप्पा की लिखी हुई है, वो गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे। और दूसरी किताब है E.M. सुमाकर की लिखी हुई स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मुझे लगता है ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल होगी, PDF वगैरह भी मिल जाता होगा। आप इसको पढ़ें और सोचें, फिर उसमें आपको बहुत सारी चीजों का हल मिल जाएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं क्षमा चाहूंगा कुछ मिनट अगर आपके देर हो गए हो। मैं आप इससे पहले कि हम अगले वक्ता की ओर बढ़े, निखिल सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर एक बार धन्यवाद ज्ञापित कर, सर ने जो बहुत कीमती समय दिया है उसके लिए प्लीज आप धन्यवाद ज्ञापित करें। निखिल सर बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जानकारी और बहुत रोचकता से आपने पूरे चर्चा को रखा हम सभी के बीच से, और कैसे वक्त बीत गया पता नहीं चला। लग रहा था कि अगर थोड़ा और सुन पाते आपको अगली दफा सर। और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सवाल है जो अभी भी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स के रह गए, आप चिंता न करें। हम अगली बार फिर सर को किसी समय बहुत लंबे विस्तार समय के लिए बुलाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।